बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 407 मुलाहिज़ा फरमाएं। डॉक्टर ने कहा हम यहाँ से दूसरे बंगले में दाखिल होंगे, फिर जीप में बैठकर रवाना हो जाएंगे। हम रवानगी के वक्त से 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर चौंक उठा और पूछा, इस कमरे से दूसरे बंगले में कैसे दाखिल होंगे? ऐसे वो कमरे के एक कोने की जानिब बढ़ते हुए बोला, देखते जाओ। मैं देखता गया, बल्कि मेरे साथ ली यान भी देखती चली गई। डॉक्टर ने कमरे के अंदर मजकूरा कोने से कालीन को उठाया। नीचे पुख्ता फर्श के बजाय लकड़ी का तख्ता नजर आया। ये तख्ता 3 बाई 3 फुट के साइज का था। कमरे के फर्श में एक खास किस्म की तब्दीली थी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने मखसूस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मजकूरा चौबी तख्ते को उसके मुकाम से हटा दिया। यह ऐसा ही अमल था जैसे किसी गटर का ढकना उठाया जाता है। वो हम दोनों की तरफ देखते हुए फातिहाना अंदाज में बोला, मैं इसके अंदर उतर रहा हूँ, तुम भी बारी बारी मेरे पीछे आओ। फिर वो देखते ही देखते उस खला में गायब हो गया जो तख्ता उठ जाने से पैदा हुआ था। मैंने लियान की तरफ देखा और कहा, पहले तुम इस गड्ढे में उतरो, तुम्हारे बाद मैं उतरूंगा। लियान को ये हिदायत देने से पहले मैं उस खला में अच्छी तरह झांक कर अपना इत्मीनान कर चुका था। वैसे मुस्तनद था डॉक्टर मूंग का फरमाया हुआ। वो एक काबिल एतमाद और तजरीबाकार शख्स था। मैं उसकी बात पर यकीन कर सकता था। वो तय दिल से हमारी मदद कर रहा था, और वो भी एक जिम्मेदार बुजुर्ग की मानिद। लियान ने किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह मेरे हुक्म की तामील की और गड्ढे की जानिब बढ़ गया। मैं देख चुका था उस खला के अंदर उतरने के लिए बाकायदा जीना बना हुआ था। लियान के बाद मैंने बैग संभाला और खला में कदम डाल दिया। वो लगभग 10 स्टेप का जीना था। मैं बाइसगी एक स्टेप तय करके नीचे पहुंच गया जहाँ लियान और डॉक्टर मूंग मौजूद थे। वो एक तंग सी राहदारी थी। यहाँ पर एक बल्ब रोशन था। डॉक्टर ने कहा, तुम 1 मिनट के लिए रुको, मैं इस रास्ते के दाखिली हिस्से को सही करके आता हूँ। बात खत्म करते वो जीने की जानिब बढ़ गया जिसके जरिए हम उस राहदारी में पहुंचे थे। मैं समझ गया दाखिली हिस्से को सही करने से उसकी मुराद यही थी कि वो उस रास्ते को बिल्कुल वैसा ही कर देगा जैसा वो पहले था, ताकि ऊपर कमरे में आने वाले किसी शख्स को ये अंदाजा ना हो सके कि वहाँ कोई चोर रास्ता भी मौजूद है। ये दोनों बंगले जानूस की खुफिया जायदाद में शुमार होते थे। वो यकीनन इस पुरअसरार रास्ते के राज से वाकिफ होगा। 3 मिनट बाद डॉक्टर मूंग एक मरतबा फिर हमारे साथ था। हम उसकी मुय्यत में उस तंग सी राहदारी में आगे बढ़ने लगे। मैंने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उससे पूछा, डॉक्टर, जिस बंगले को हम खैरबाद के आए हैं उसमें 14-15 अफराद खाको खून में नहाए पड़े हैं, जिनमें हमारे 3 अफराद की लाशें भी शामिल हैं। जानूस को ये गंभीर सूरत हाल संभालने में दुश्वारी तो पेश नहीं आएगी। मैंने जिन 14-15 अफराद का जिक्र किया उनमें 6 शदीद जख्मी और 9 के करीब लाशों में बदल चुके थे। चंदर और दोनों सादा लिबास पुलिस वाले भी लाशों की कतार में थे। 10-15 मिनट के अंदर उस बंगले में अच्छी खासी खून रेजी हुई थी। डॉक्टर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जानूस ऐसी सिचुएशन से निमटने का माहिर है। मेरा ख्याल है वो बड़ी खुश असलूबी से मामलात को टैकल कर लेगा। लाड बुधा का लाख लाख शुक्र है कि हम तीनों बिल्कुल महफूज हैं। वो एक खुली हकीकत बयान कर रहा था। वाकई ये एक इत्तफाक ही था कि इस मुख्तसर से मार्के में हमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने डॉक्टर मूंग से दरियाफ्त किया, फायरिंग की आवाज सुनने के बाद तुम कमरे से निकले तो ऐसे गायब हुए कि फिर पलट कर नहीं आए। मैंने तुम्हें इस मार्के के इख्तिताम पर दोबारा कॉरिडोर में देखा जब तुम हमें तलाश करते हुए उधर आ निकले थे। इस तमाम अरसे में तुम क्या करते फिरे? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हम दोनों एक ही नोयत के काम में मसरूफ थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने ये काम नहायती खामोशी से अंजाम दिया और तुमने काफी हल्ला गुल्ला मचाया है। मैंने उस कमरे में और उसके सामने वाली राहदारी में तुम्हारे कारनामे के नताइज मुलाहिजा किए हैं। तुम्हें भी मेरी खामोश कारकर्दगी दिखाई दी होगी। बिल्कुल दिखाई दी है, मैंने इस बात में जवाब दिया। फिर डॉक्टर मूंग को लियान के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, लियान के लिए ये एक बड़ा महाज है। इससे पहले ये छोटे मोटे मिशन में काम कर चुकी है। मुझे उम्मीद है इस मिशन में इसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसका तजर्बा बलूगत के जीने पर कदम रख देगा। इसी दौरान में लियान बिल्कुल खामोश हमारे साथ कदम उठा रही थी। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि लियान डॉक्टर का बेहद एहतराम करती थी और उसकी मौजूदगी में वो ज्यादातर खामोश ही रहती थी। और उसकी भी एक खास वजह थी। लियान और उसका शोर नामदार शून मिस्टर विंगिंग के लिए काम करते थे और डॉक्टर मोंग विंगिंग का बड़ा था। वो दोनों हिंग के साथ तो बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह रहते थे, मगर मोंग के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर सकते थे। वो एक तरह से उनके बास का भी बास था। लियान को पहली मर्तबा डॉक्टर मोंग के साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए भी वो कुछ ज्यादा ही मोहतात और संजीदा नजर आती थी। हम उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ से एक जीना तय करके दूसरे बंगले के किसी कमरे में नमूदार हो जाते। जो अमल उस बंगले के कमरे से तय खाने में उतरने के लिए किया गया था, वही अमल एक मरतबा फिर वापसी के रुख पर इख्तियार किया गया और हम जेरे जमीन खुफिया रास्ता इस्तेमाल करके बासानी दूसरे बंगले तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। इस बंगले के एक कमरे में नमूदार होने के बाद डॉक्टर मूंग ने इस खुफिया रास्ते के आसार को कालीन के नीचे छुपा दिया और हम जीप में आ बैठे।
जीप बंगले से बाहर निकली तो हमने उसके गेट को वैसे ही लॉक किया जैसे वो पहले था। फिर हम वहां से रवाना हो गए। इस वक्त मेरी घड़ी रात के 9:25 का ऐलान कर रही थी। ये ऐलान उन कांटों की ज़बानी था जो घड़ी के डायल पर अपनी मखसूस हरकत से वक्त बताने का फरीजा अदा करते हैं। इस हिसाब से हम पूरे 25 मिनट लेट थे। डॉक्टर मूंग ने जीप की ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी। लियान के साथ अकबी निशिस्त पर बैठा था। हमारी सीट के पीछे भी एक तंग सा खला मौजूद था जिसमें पेट्रोल के 2 बड़े कैन रखे हुए थे जो अपने स्टैंड में फिक्स थे। खला के दूसरे कोने में हमारा बैग पड़ा था। डॉक्टर मूंग ने अपने जरूरी सामान और जिस असलहे का जिक्र किया था वो जीप में मुझे दिखाई नहीं दिया। यकीनन ये चीजें उसने जीप के किसी खुफिया गोशे में महफूज कर रखी होंगी। हमारी जीप गली से निकली और रत्ना पार्क को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई। उस वक्त जानूस या कोई और हंगामा परवर बंगले तक नहीं पहुंचा था और ये हमारे लिए एक इत्मीनान बख्श बात थी। किसी को हमारी रवानगी की खबर नहीं हो सकी। थोड़ी देर बाद हमारी जीप रिंग रोड पर निकल आई। रिंग रोड की बड़ी अहमियत है। इस सड़क ने पूरे खटमंडू को अपनी आगोश में समेट रखा है। खटमंडू में कहीं से भी दाखिल हो या इस शहर से खारिज हो, कहीं ना कहीं रिंग रोड से जरूर वास्ता पड़ता है। यह पूरे शहर के लिए एक बाईपास का काम करती है। हमने रिंग रोड को छोड़ा और हाईवे पर निकल आए। फिर हम खटमंडू शहर के आसार को पीछे छोड़ते चले गए। हाईवे एक तरह से वीरान ही पड़ी थी। यखबस्ता मौसम ने उसकी खामोशी और सन्नाटे में इजाफा कर रखा था। ट्रैफिक ना होने के बराबर था, इसलिए हमें रफ्तार बढ़ाने में कोई दुश्वारी पेश न आई, मगर 10-15 मिनट बाद एहतियातन हमें रफ्तार कम करना पड़ी। डॉक्टर मूंग ने बताया, खटमंडू की हुदूद में हाईवे बड़ी हमवार और कुशादा है, मगर वो पहले सी बात नहीं रही, लिहाजा हमें मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। मैं इस हाईवे पर सफर कर चुका था और इस रास्ते के नशीबो फराज से बखूबी आगाह था, इसलिए डॉक्टर मूंग के इज़हार पर कोई तबसरा नहीं किया और गुफ्तगू को साहिल की तरफ मोड़ दिया। मैंने डॉक्टर से इस्तफसार किया, डॉक्टर आखिरी मरतबा तुम्हें कब इतला मिली कि वहाँ बस्ती में सब ठीक है? उसने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए जवाब दिया, लगभग शाम 6 बजे। काश कोई ऐसा जरिया भी होता कि हम अपनी मर्जी से वहाँ राब्ता कर सकते, मैंने पूरे ख्याल अंदाज में कहा, ताकि वहाँ की पल पल की खबर हमें मिलती रहती। डॉक्टर अच्छी तरह समझ रहा था मेरी इस्तफसार में इतनी बेताबी क्यों है। उसने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम खुद भी उस बस्ती को देख चुके हो कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। वह मुश्किल 50 घरों पर मुश्तमिल उस बस्ती में तमाम जरूरियात जिंदगी भी मैसर नहीं है। टेलीफोन की सहूलत 1-2 जगह पर है, इसलिए मैं खुद शाका से राब्ता नहीं कर पाता। वो खुद ही किसी कॉल ऑफिस से मुझे फोन करता है। तुम्हारी साथी को उस बस्ती में मुंतकिल किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसी दौरान में शाका मुझे उसकी खैरियत से 3 मरतबा आगाह कर चुका है और मैं वहाँ के हालात से मुतमईन हूँ। वो चंद नमाज के लिए खामोश हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, आज शाम 6 बजे जब शाका से मेरी बात हुई तो मैंने उसे बता दिया था रात 10 बजे तक हम उसके पास पहुंच जाएंगे। वैसे तुम खुद भी तो वहाँ की खबर ले सकते हो। डॉक्टर मूंग ने आखिरी जुमला बड़े ढके छुपे अंदाज में अदा किया और ये उसने अच्छा ही किया। लियान मेरी ची और थर्ड आई वाली सलाहियत से वाकिफ नहीं थी। डॉक्टर अगर खुलकर बात करता तो फिर जल्द या बदेर मुझे लियान के ढेरों सवालात के जवाब देना पड़ते। हो सकता है डॉक्टर मूंग की मुय्यत में वो खामोशी इख्तियार किए रहती, लेकिन जैसी उसे तनाई मुयस्सर आती, बात करने का मौका मिलता, वो मेरा दिमाग चाटने की जरूर कोशिश करती। मर्दों की निस्बतन औरतें ज्यादा हसास और मुतजस्सिस होती हैं, इसलिए इनकी जज्बातियत का ग्राफ भी कदरे ऊंचा होता है और अगर मामला किसी मर्द का हो तो उनका तजस्सुस आसमान को छूने लगता है। अगर लीजान को मेरी खुफिया सलाहियतों की बनक भी मिल जाती तो वो तफसील जाने बगैर पुरसुकून नहीं हो सकती थी। मैं फिलहाल उसे ची और थर्ड आई के मामला से बेखबर ही रखना चाहता था, बाद की बाद में देखी जाती। इंसान के इख्तियार सिर्फ तदबीर तक महदूद है। तकदीर का मालिक कोई और ही है और वो तकदीर रकम करने के सिलसिले में किसी से मशवरा या राय लेने का पाबंद है और ना ही मोहताज। मैंने भी मुबम अंदाज में डॉक्टर मूंग से कहा, काश मैं वहाँ की खबर ले सकता। उस शातिर रब्बी ने मेरे रास्ते में अपने किसी अमल की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं उस दीवार से सर टकरा कर रह जाता हूँ। पता नहीं ये मजबूरी कब तक मेरी कोशिश की राह में खाइल रहेगी। मेरी सोच में एक नामालूम सी मायूसी तर आई। डॉक्टर ने मेरी कैफियत को समझते हुए हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, दिल छोटा ना करो, मैं तुम्हारी साथी का इलाज शुरू कर चुका हूँ। अगर लॉर्ड बुदा ने मेहरबानी की तो वो बहुत जल्द से जियाब हो जाएगी। उसे बुनियादी तौर पर कोई बीमारी नहीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक रब्बी मोशी खाइमन ने हिप्नोटिज्म के मुख्तलिफ सेशन में उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है और इस कोशिश में वो बड़ी हद तक कामयाब भी नजर आता है। मैंने महसूस किया है वो अपने ज़हन में रब्बी के लिए बहुत एहतराम और इताअतमंदी की गुंजाइश रखती है। और जहाँ तक तुम्हारी नाकामी का ताल्लुक है, वो लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए बोला, मैं समझता हूँ रब्बी ने अपने किसी अमल से तुम्हारी साथी के गिर्द एक तिलिस्मी हिसार सा कायम कर दिया है जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनकर सामने आ रहा है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उस हिसार की काट में लगा हुआ हूँ। लॉर्ड बुदा मुझे जल्द ही कामयाबी देगा। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला।
फिर मैंने कसीले लहजे में कहा, उस मक्का और रब्बी ने अपने गिर्द भी ऐसा ही हिसार खींच रखा है जैसा तुम बता रहे हो। उन दोनों महाजों पर मैं मुसलसल नाकामी का मुंह देख रहा हूँ। फिक्र ना करो, आधे पौने घंटे बाद तुम अपनी साहिल का मुंह देखने वाले हो। डॉक्टर मूंग ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, फिर तुम्हारी सारी थकन और मायूसी दूर हो जाएगी। मैंने डॉक्टर मूंग की इस खुशखबरी के जवाब में कुछ ना कहा और आंखें बंद करके साहिल के तसव्वुर में खो गया। उसका तसव्वुर बड़ा सुहाना, बड़ा मस्ताना था। ये मस्ताना तसव्वुर मुझे दीवाना बना देता था। इंसान को जिस शय की शिद्दत से तलब हो, उसके उसूल के आसार पैदा हो जाएं तो उसकी हालत दीदनी होती है। उसे यकीन नहीं आता कि वो अपने किसी दरीना मकसद को पाने वाला है। मैं भी इसी बेचैनी का शिकार था और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मैं ऐसा सोचने और महसूस करने के लिए लाशऊरी तौर पर मजबूर था। साहिल को मुझसे बिछड़े अब खासा वक्त गुजर गया था। इसी दौरान में बाहर ऐसे मौके भी आए कि मुझे यूं महसूस हुआ साहिल मुझसे एक हाथ की दूरी पर है। मैं हाथ बढ़ाऊंगा और वो मेरी दस्तरस में होगी, लेकिन मेरा ये एहसास शराब साबित हुआ। शायद इसलिए भी मैं बेचैनी का शिकार था। मैंने उसकी तलाश में क्या क्या नहीं किया था। खुद तो जो सदमात उठाए थे वो अपनी जगह मुसल्लम थे, लेकिन उसके जवाब में मैंने दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए थे। यह अलग बात है कि इस राह में मेरे दुश्मन बदलते रहे। शैतान मुख्तलिफ रूप धार कर मेरे मुकाबले डटा रहा। वो चौधरी नवाज़ अली हो, शोएब घोरी हो या फिर रब्बी मोशी खाइमन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब के किरदारों का एक ही मकसद था, साहिल को मुझसे जुदा करना, चाहे वो किसी भी सबब मेरी रगे जां को मुझसे अलग कर रहे हों। और उनमें रब्बी मोशी खाइमन मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दुश्मन था और हकीकी मानों में मैंने सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी शख्स को पहुंचाया था। अमेरिका में तो मुझे पाकिस्तानी दहशतगर्द और अमेरिका दुश्मन जैसे टाइटल से नवाजा जा चुका था। मैंने रब्बी के दर्जनों आदमियों की लाशें गिराई थी और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी था। मैं अमेरिका में हूँ या नेपाल में, इस वक्त बेरी मोशी खाइमन ही से ठनी हुई थी। मैं नहीं जानता था हमारे दरमियान ये जंग कब तक जारी रहेगी। मैं साहिल के उसूल की खातिर उसे टकरा रहा था और अब मेरी साहिल उसके कब्जे से निकलकर मेरे एक इंतहाई हमदर्द की पनाह में आ चुकी थी। मैं डॉक्टर मूंग की सदीम एहसान को जिंदगी भर भूल नहीं सकता था। साहिल का तस्वुर मेरे रगो पै में एक गुदगुद सी मचा देता। दिल में एक तरंगे खुरमंग सी करवट लेने लगती। मेरे एहसासात उसकी खुशबू से जगमगाने लगती और मैं अपने तन बदन में एक कैफ सा दौड़ता हुआ महसूस करता। साहिल का ख्याल मेरी रूह की सरशारी का बायस था। दर्जनों बार की नाकामी के बाद भी उसके माहौल तक रसाई हासिल करने को जी मचल जाता। क्या पता इस मर्तबा कामयाबी कदम चूम ले, क्या पता। मैंने तीसरी आंख के सामने साहिल के नकूश को उभारा और अपनी तमाम तर बातनी सलाहियत को बरबेकार लाते हुए उसके माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। फिर मेरी ये कोशिश एक बार तक महदूद ना रही। मैंने मुतअद्दिद मर्तबा साहिल के माहौल को छूना चाहा, मगर हर दफा मेरे तस्वुर के पर जल कर रह गए। मैं अपनी जाने तमन्ना के माहौल में दाखिल ना हो सका। मायूस होकर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी और आंखें खोलकर जीप में हाजिर हो गया। डॉक्टर मूंग मेरी इस कार्रवाई को अकबी निशस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में देख रहा था। मेरी नाकामी उसे छुपी ना रही। मेरे चेहरे पर उभरने वाले तासरात ने उसे बहुत कुछ बता दिया, ताहम वो खामोश रहा। मैं अपने पहलू में बैठी हुई लियान की तरफ मुतवज्जो हो गया। लियान काफी देर से खामोश थी। मैंने उसका जायजा लिया तो उसे गुनूदगी की हालत में पाया। वो एक तरह से मुझ पर लदी हुई थी। उसके बदन के बोझ ही ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जो किया था। ये सोचने का वक्त नहीं था, हालांकि उसने और डॉक्टर मूंग ने काफी पी थी। लियान की हालत को देखते हुए यही समझा था कि आज सुबह से रात तक होने वाली मार का आराई ने उसे बुरी तरह थका दिया है। शायद इसी सबब वो नींद की आगोश में सर डालने को मचल रही है। मैंने उसका कंधा थपथपाया ताकि वो सीधी होकर आराम से लेट जाए, मगर उसने थपथपाहट के जवाब में आंखें नहीं खोली और मजीद मेरे ऊपर गिरती चली गई। उसे गिरने से बचाने के लिए मजबूरन मुझे घुटने का सहारा लेना पड़ा। मैंने एक टांग को जरा सा ऊपर उठाया और घुटने पर उसका सर टिका दिया। उसी लम्हे उसकी गर्दन ढुलक गई और वो मुंह के बल मेरी रान पर आ रही। अब टांग को वापस उसकी जगह पहुंचाने के सिवा मेरे पास कोई चाराकार बाकी नहीं बचा था। मैं इस अमल से गुजरा तो वो मेरी रान को तकिया बनाए बड़े मजे से सो रही थी। उसकी तराशीदा नरमो मुलायम जुल्फों ने मेरी रान पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। पता नहीं से क्या हो गया है, मैंने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। डॉक्टर मूंग की आवाज उभरी, बेचारी थक गई है, आज इसने हद से ज्यादा मुशक्कत की है। थक गई है तो आराम से सो जाए, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बेचारी सो तो रही है, और कैसे सोएगी, वो हैरत भरे लहजे में बोला। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ ये पूरी तरह सीट पर आराम से टांगे पिसार कर सो जाए, मैं तुम्हारे बराबर में अगली सीट पर आ जाता हूँ। लेकिन लगता है ये मेरी सुनने की पोजीशन में नहीं रही। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, वो ताइदी अंदाज में बोला। फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें इसके सर का बोझ नागवार महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा। फिर ख्वाह मुख्वाह इसकी नींद क्यों खराब करते हो, ऐसे ही लेटे रहने दो। मैंने डॉक्टर मूंग से कोई बहस करना मुनासिब ना समझा और खिसक कर सीट के आखिरी किनारे पर पहुंच गया। इस तरह उस सीट पर लियान के लिए ज्यादा गुंजाइश निकल आई। मैंने उसके आराम की खातिर आगे झुककर उसकी टांगों को समेटा और उठाकर सीट पर फैला दिया।
वो थोड़ा सा कसमसाई और करवट बदलकर अपने मुंह को मेरे पेट से लगा दिया। उसकी गर्म सांसें मेरे पेट के ज़िरी हिस्से को टकोर करने लगी। करवट बदलने के दौरान में उसने अपनी टांगे भी फोल्ड कर ली। अब वो घुटने अपने पेट में दबाए और मुंह मेरे पेट से लगाए बड़े मजे से सो रही थी। मैं चंदमा तक ख्वाबीदा हुस्न को देखता रहा। चुस्त जीन्स ने उसके जिस्मानी खुतूत को खासा नुमाया कर दिया था। वो नेपाल की एक सर्द तरीन रात थी और जीप के अंदर भी खुशगवार खून की मौजूद थी। उसके बावजूद भी मुझे अपने बदन पर पसीना रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो बड़े आजमाइशी लम्हात मेरी दस्तरस में मुजस्सम ख्वाबीदा फिलिपाइनी हसीना पनाह गज़ी था। पनाह देने वाला कभी अमानत में खियानत नहीं करता। लियान मेरे पास शून की अमानत थी। मैंने न्यू जर्सी से रवाना होते वक्त शून से वादा किया था कि मैं उसकी बीवी का ख्याल रखूंगा और मैंने उसका ख्याल रखा हुआ था। मेरी कनपट्टियां सुलगने लगी तो मैंने डॉक्टर मोंग को मुखातिब कर लिया। थकन अपनी जगह, लेकिन लियान की अचानक नींद मेरी समझ से बाहर है। हालांकि आप दोनों ने तो काफी पी थी। आप लोगों को मुझसे ज्यादा हशाश बशाश होना चाहिए। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद इजाफा करते हुए कहा, रात के खाने के बाद से तो लियान बहुत एक्टिव थी। हमने रत्ना पार्क में अच्छी खासी एक्सरसाइज भी की थी। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है। तुम इस वक्त झुंझलाए हुए हो, इसलिए लियान की नींद को इशू बना रहे हो। डॉक्टर मूंग ने आईने में मुझे गहरी नजर से देखते हुए कहा। मैं उसका इशारा बखूबी समझ रहा था। वो साहिल के माहौल तक रसाई में नाकामी पर मेरी झुंझलाहट का जिक्र कर रहा था। मैं समझता हूँ थकन ने इसे बेहाल कर दिया है। मर्दों की निस्बतन औरतों में बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है, इसलिए इन्हें सनफे नाजुक कहा जाता है। मैंने कहा, डॉक्टर मूंग, तुम चाहे कुछ भी हो, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमने जो डिनर किया है उसमें कोई गड़बड़ थी। क्या कहना चाहते हो? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मोटर टोलने वाले अंदाज में मुस्तफसर हुआ, क्या तुम भी अपने अंदर कोई गड़बड़ महसूस कर रहे हो? उसका इस्तफसार ये जाहिर करता था वो मेरे इशारे की तह तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया था। मैंने जवाब में बताया, हाँ, मैं भी अपने असाब और उजरात में काफी इज़्मेहलाल महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभर रही है कि लंबी तान कर सो जाऊं। तुम अजीब बात कर रही हो फैजान, वो बर्राई हुई आवाज में बोला। हम तीनों ने एक साथ खाना खाया है। अगर उस खाने में कोई ऐसी वैसी शय मिली होती तो तुम्हारी तरह मैं भी उसका जुमला अधूरा रह गया, क्योंकि उसी वक्त उसने एक तवील जमाई ली थी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, डॉक्टर, तुम्हें मानना पड़ेगा हम तीनों के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है, वरना रात के पहले ही पैर तुम्हारी ये तवील जमाई क्या मानी रखती है। मैं अब अपनी आंखों में जलन सी महसूस कर रहा हूँ, वो बोझल आवाज में बोला। मैंने कहा, मुझे भी नींद आ रही है। मैं तुम्हारे खदशे पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ वैदान, डॉक्टर ने तशवीशनाक लहजे में कहा। मुझे यकीन हो चला है रात के खाने में कोई भी नशावर और आसाब को मुज़महल करने वाली शय जरूर मिली हुई है। मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा। डॉक्टर के लहजे से गहरी परेशानी झलकने लगी। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर ये क्यों कर हो सकता है? ये सोचना तुम्हारा काम है, मैंने बेजारी से कहा। वो बोला, रात का खाना मैं खुद बाहर से लेकर आया था। फास्ट फूड में खास तौर पर हमारे लिए कोई मिलावट क्यों करेगा? ये मुमकिन नहीं है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि पुलिस वालों के लिए चंद्र भी खाना लेकर आया था? मैंने उसकी तवज्जो चंद्र की जानिब मबजूल करवाते हुए कहा। उसी खाने का कुछ हिस्सा हमारी टेबल पर भी पहुंचा था। और मैं सोचने वाले अंदाज में जरा देर को रुका, फिर बारी आवाज में बात करते हुए कहा, और अगर उन दोनों खानों में पहले से कुछ ना भी मिला हो तो सर्द करते वक्त तो मिलाया जा सकता है ना? तुम बहुत खतरनाक बातें करे हो वैदान, वो गंभीर आवाज में बोला। खाना मेरे बाएतमाद मुलाजिम चंद्र ने सर्व किया था। क्या तुम ये कहना चाहते हो चंद्र ने खाने में किसी आसाब कशीदा शय की मिलावट कर दी होगी? ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं डॉक्टर मूंग, लेकिन चंद्र भरोसे का आदमी है। किसके भरोसे का? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। तुम्हें काठमांडू में डेरा डाले अभी चंद रोज हुए हैं। क्या तुम चंद्र को भी सीटल से अपने साथ लेकर आए थे? चंद्र जानूस का बरसों का आजमाया हुआ है। जानूस ला मोहल्ला मेरे लहजे में तुरशी दर आई। मेरे अंदाज ने डॉक्टर मूंग को गहरी तशवीश में मुबतला कर दिया। बुलजन ज़दा लहजे में बोला, जानूस की नीयत पर शक करने की कोई खास वजह समझ में नहीं आती, और जानूस के लिए चंद्र एक काबिल भरोसा जान निसार है। मैंने कदरे लड़खड़ाती आवाज में कहा, डॉक्टर, तुम मुझसे ज्यादा तजर्बा कार हो। जराइम की दुनिया में वफादारियां बदलते हुए देर नहीं लगती। है मुमकिन है चंद्र हमारे दुश्मनों के हाथों बिक गया हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, तुम रत्ना पार्क वाले जिस बंगले पर ठहरे हुए थे वहां तुम पर 2 मरतबा कातलाना हमला हुआ। पहली बार तुमने 4 इंतहाई खतरनाक फाइटर्स को धूम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, और दूसरी दफा दर्जन भर मुसल्ला अफराद ने शब खून मारा। हमारी खुशकिस्मती कि हम जिंदा हैं और वो हमलावर इबरतनाक अंजाम से 2-4 हो चुके हैं। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपनी आवाज पर काबू पाते हुए मजीद कहा, अगर मेरी थ्योरी के मुताबिक सोचा जाए तो चंद्र हमारे दुश्मनों के हाथों का खिलौना बन गया है। तुम्हें नहायत ही राजदारी के साथ सिटी हॉस्पिटल से रत्ना पार्क के उस बंगले पर मुंतकिल किया गया। ये राज जानूस, इंस्पेक्टर शिवा और चंद्र के सिवा किसी और को मालूम नहीं था। जरा सोचो, 4 मशाक फाइटर क्यों कर तुम्हारा सुराग लगाने में कामयाब हुए? यकीनन चंद्र ने अपने नए आकाओं को इस बारे में बता दिया होगा। उन्होंने तुमसे निमटने के लिए मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन माहिरीन को भेजा।
उनकी बदकिस्मती कि वो मुंह की खाकर यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। उसके बाद मुसल्लह अफराद की एक बारीक जमीयत को रवाना किया गया जो बेदरीग फायरिंग करते हुए उस बंगले की ईंट से ईंट बजाना चाहते थे। मैंने जरा देर को रुककर सांस दुरुस्त की, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस मरतबा उन्होंने पुलिस वालों समेत चंद्र को भी गोलियों से भून डाला ताकि सबूत के तौर पर ना रहे बांस और बाद में ना बचे बांसुरी। हमलावरों को यकीन था कि खाने में मिली हुई नशावर दवाई के बायस अब खासे कमजोर हो चुके होंगे, लिहाजा उन्हें मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बड़ी आसानी से खमे खाको खून में नहलाकर चलते बनेंगे। लेकिन हमारी मजबूत आसाबी उनके लिए गलत फहमी बन गई। हमने पूरी तरह डट कर उनका मुकाबला किया और अपनी बजाय उन्हें खाको खून का तोहफा दिया। मगर यह मजबूत आसाबी कब तक चलेगी? लियान तकरीबन बेहोश पड़ी है और हम दोनों भी गुनूदगी की तरफ जा रहे हैं। मेरा मशवरा है डॉक्टर, जीप की रफ्तार कदरे कम करो। इस ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए अगर स्टीयरिंग पर तुम्हारे हाथ बहक गए तो हम बैठे बिठाए मौत की आगोश में पहुंच जाएंगे। मौत को थपक थपक कर सुलाना खूब आता है। मैंने तुम्हारे कहने से पहले रफ्तार काफी कम कर दिया है, डॉक्टर ने इंकशाफ किया। मेरे लिए ये उस सूरत इंकशाफ था कि रफ्तार की कमी को मैं महसूस नहीं कर सका। इसका मतलब था मुझ पर डिनर ने अच्छा खासा असर किया था। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम किसी गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं? यकीन आ गया है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। उसकी बात खत्म हुई थी कि जीप बुरी तरह लहराई। मैंने सीधा होते हुए तेज लहजे में कहा, संभल कर डॉक्टर, इस वक्त 3 जिंदगियां तुम्हारे रहमो करम पर हैं। मेरे अचानक उछलकर सीधा होने के बाद लियान का सर मेरी रान से हटकर सीट पर चला गया। वो जरा सा कसमसाई फिर साकत हो गई। एक झटका उसकी नींद तोड़ने में नाकाम रहा था। इससे जाहिर हुआ कि सबसे ज्यादा वही मुतासर हुई थी। डॉक्टर ने अक्लमंदी का सबूत दिया और जीप को सड़क से उतारकर एक साइड में खड़ा कर दिया। सड़क की बाकायदगी स्याह पट्टी के साथ साथ दोनों जानिब 8-8 फुट तक जमीन को हमवार करके छोड़ दिया गया था ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में गाड़ी को किनारे से लगाया जा सके। इस तरह दोनों तरफ से रवां दवां ट्रैफिक में कोई तातुल वाक़े न होता। वैसे ठंडी ठार रात में वो सड़क किसी सुनसान कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी। जब से हम हाईवे में दाखिल हुए थे हमने बमुश्किल 3 गाड़ियों को अपने करीब से गुजरते देखा था। अब क्या इरादा है डॉक्टर? मैंने पुरतशवीश अंदाज में इस्तफसार किया। वो बोला, लियान मजे से सोती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों जिस हालत में हैं इसी में ड्राइविंग को जारी नहीं रखा जा सकता। वही तो पूछ रहा हूँ, अब क्या करना है? मैंने कहा, और आगे बढ़ना भी जरूरी है। आज आधी रात के बाद बुध नील कुंड वाली इबादत गाह में क़यामत आने वाली है और उस क़यामत का मुकाबला हमें ही करना है। और इससे पहले मुझे हाईवे वाली बस्ती में साहिल से भी मुलाकात करना है। मेरे दिल में एक आइडिया आया है, डॉक्टर ने स्टीयरिंग को थपथपाते हुए कहा। रफ्तार की कमी के बायस हम काफी वक्त जाया कर चुके हैं। कुछ वक्त वहाँ बंगले में होने वाली मारा मारी में निकल गया। हमें जल्द से जल्द बस्ती तक पहुंचना होगा। आइडिया क्या है तुम्हारे जहन में? वो बोला, जीप से बाहर अच्छा खासा ठंडा मौसम है। अगर हम इस मौसम में निकलकर अपने हाथ पाँव को कुछ जहमत दे तो आसाब और दिमाग पर छाई हुई ये कसलमंदी छट सकती है। ख्याल तो नेक है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है। फिर हम दोनों जीप से बाहर निकल आए। पहले 10 मिनट तक हम वार्म अप एक्सरसाइज करते रहे। इस शदीद मौसम में वार्म अप होना इतना आसान नहीं था और हम दर हकीकत वार्म अप होना भी नहीं चाहते थे। दरअसल हाथ पाँव की हरकत तो इसलिए थी कि हमारे दिनों पर छाई हुई धुंध धुल जाए ताकि नशावर खुराक के असरात ज़ायल हो सकें। इंसान के अज़ा और आसाब में गहरा रब पाया जाता है और ये एक दूसरे को मुतासर करते हैं। अगर आप हाथ पांव ढीले छोड़कर आराम से लेट जाएं तो आसाब में भी नरमी और लचक पैदा हो जाती है। फिर ख्वाह मुख्वाह ही नींद आने लगती है। इस तरह अगर आसाब किसी शय के जेरे असर हों तो हाथ पांव खुद ब खुद ढीले पड़ने लगते हैं। हमारे साथ ये आखिर जिक्र सूरत हाल थी। 10 मिनट की इस मुशक्कत में हमने आपस में 3 मिनट की एक महफूज फाइट भी की, जिसके नतीजे में हमारे दिमाग खशाश बशाश और चाको चौबंद हो गए। गोया हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो गई। वापस जीप में बैठने से कबल हमने योगा की मशकें भी की ताकि ताज़ा ऑक्सीजन से फेफड़ों और जहन को ताजगी मिले। हम पूरी तरह फिट होकर जीप की जानिब बढ़े ही थे कि हमें चौंक जाना पड़ा। दूर नशेब में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स उछलती हुई दिखाई थी। वो वही सम थी जिधर से हम आ रहे थे। इसका मतलब था हमारी तरह कोई और भी काठमांडू की तरफ से हाईवे पर चला रहा था। मैंने निगाहों में डॉक्टर मूंग को इशारा किया और हम अपनी जीप में आ बैठे। लियान अभी तक किसी तरह अकबी निशिस्त पर आड़ी टेढ़ी बेसुध पड़ी थी। मैंने उसके चेहरे की जानिब खुलने वाला खिड़की का शीशा वाह कर दिया ताकि खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचने वाली ठंडक उसके वजूद का मसाज कर सके। इस तरह वो खुद ब खुद गहरी गफलताना नींद से बेतार हो जाती। अगर वो नॉर्मल रोजेमर्रा की नींद सो रही होती तो तशवीश वाली कोई बात ना थी। ये साबित हो जाने के बाद कि हमें खाने में कोई ऐसी वैसी चीज खिला दी गई है, लियान का जल्द से जल्द होश में आ जाना बहुत जरूरी था। खिड़की और शीशे वाली कार्रवाई से फारिग होने के बाद मैं पैसेंजर सीट पर आ बैठा और डॉक्टर मूंग ने जीप को कच्चे में से निकालकर बाकायदा सड़क पर पहुंचा दिया। एक मरतबा फिर काठमांडू से हाईवे वाली बस्ती की जानिब हमारा सफर शुरू हो गया।